ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिक्स्ड बीम कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, है ना। यूडीएल किसी फिक्स बीम पे पूरे लेंथ पे लग रहा है, तो उसके लिए एमएएमबी क्या होगा और उसका शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा, है ना। तो ये हम लोग को देखना है। तो हम लोग ये पहले से जानते हैं कि कोई जो अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है उस पर अगर यूडीएल पूरे पर लग रहा है तो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा, तो हम लोग म्यू डायग्राम उससे ऐसे बना लेंगे। तो उसका जो है डायग्राम पैराबोलिक होता है। तो ये तो उसका जो डायग्राम होता है वो पैराबोलिक होता है ना। तो ये हम लोग ये पैराबोलिक ऐसे बना देंगे। ये हम लोग का म्यू डायग्राम बन गया। और जो ये बीच में मैक्सिमम वैल्यू होता है ये WL²/8 होता है, तो वो हमने ये वैल्यू भी डाल दी। हम लोग का तो म्यू डायग्राम बहुत आसानी से बन गया हम लोग का। ठीक है, सिर्फ लोडिंग हो रहा है और सिंपली सपोर्टेड बीम था, तो ये सब इसका डायग्राम लोग पहले से जानते थे, उसी को म्यू डायग्राम बोलते हैं। तो वो हम लोग बना देंगे। अब हम लोग का म्यू डैश डायग्राम बनाना है, मतलब सिर्फ मोमेंट्स की वजह से कोई सिंपली सपोर्टेड बीम हो और सिर्फ मोमेंट्स लग रहे हैं तो क्या होगा। तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और सिर्फ MAMB लग रहा है, तो क्या डायग्राम बनेगा। तो देख यहाँ पे दिख रहा है, चूँकि यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा सेम लोड लग रहा है, पूरा सिमेट्रिक कंडीशन है, तो MAMB बराबर होगा, है ना। यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को, तो MAMB चाहे जो भी वैल्यू हो बराबर होगा। तो हम लोग MA और MB को बराबर बराबर बना के, ठीक है, और ये मिला देते हैं सीधा सीधा। तो ये लाइन और ये लाइन जो है पैरेलल होगा, ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो इस टाइप का हम लोग का म्यू डैश डायग्राम बन गया। बस इसमें MAMB हम लोग को पता नहीं है अभी, है ना। फाइनली ये MAMB है क्या, ये म्यू डैश डायग्राम हम लोग का रेडी हो गया। ठीक है, म्यू डायग्राम उसको सुपर इम्पोज कर देते हैं हम लोग। तो जितना भी माइनस प्लस जो कॉमन होता है वो कैंसिल आउट होकर ख़त्म हो जाता है, और जो बचा वो इधर निगेटिव बचा तो वो निगेटिव रह जाएगा, इधर पॉजिटिव बचा तो ये पूरा पॉजिटिव रह जाएगा, है ना, ये पूरी निगेटिव। तो हम लोग का बेंडिंग डायग्राम से बन जाएगा। अभी MAMB अननोन है हम लोग का। ठीक है, फिर शियर फोर्स डायग्राम भी यहाँ पे जो आड़े का वैल्यू फाइनली आएगा वो हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे। ये भी अननोन है आड़े, तो यहाँ पे ये ऐसे अपवर्ड लोड है, ये तो हम लोग इतना बना देते हैं, जो वो भी आड़े आएगा। और जो है उसके बाद से लगातार एक UDL है जो डाउनवर्ड है, तो लगातार आपका लोड जो है घटेगा। इस टाइप का बनाए होगे पहले भी आप लोग शियर फोर्स डायग्राम सॉम में। तो लगातार ये घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा, और यहाँ इस पॉइंट पे वो लगभग RB के बराबर आ जाना चाहिए, है ना। तो RB के बराबर आ जाता है, लेकिन अभी RB हम लोग का अननोन है। तो बस हम लोग ऐसा खींच के छोड़ देते हैं कि जो वैल्यू आएगा वो हम लोग पुट करेंगे। यहाँ पे इतना दूर तक पॉजिटिव होगा, यहाँ तक निगेटिव होगा। ठीक है, इस टाइप का डायग्राम हम लोग का बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं MAMB निकालने का प्रयास करते हैं। तो MAMB निकालने का हम लोग का जो फार्मूला जो है इस यूनिट में जो बताया ही था कि ये दो ही फार्मूला हम लोग के पास है। एक तो A=A' और दूसरा X बार = X बार डैश। तो सबसे पहले ये यूज़ करते हैं A=A', मतलब जो म्यू डायग्राम का जो एरिया होगा, ये एरिया है ना, ये एरिया वो बराबर होगा इस रेक्टेंगल वाला, जो ये रेक्टेंगल टाइप का बना है म्यू डैश डायग्राम, इसका एरिया का। ठीक है, तो ये जो रेक्टेंगल का एरिया है वो तो क्लियर दिख रहा है कि वो MA × L हो जाएगा। ये लेंथ टोटल लेंथ L है ना, या MB × L, तो ये तो हो जाएगा MA × L, L × MA लिख दिया है ना, बात बराबर है। और ये जो पारा बोला है ये जो है आपका, है ना, तो इसका जो ये होगा एरिया होगा वो होता है कि 2/3 × बेस × हाइट, है ना। मतलब 2/3 गुना ये इसका बेस गुना ये जो फाइनल टोटल हाइट है, ये बीच में जो सेंट्रल हाइट होता है उतना हाइट। ठीक है, तो ये लगा देंगे हम लोग, ये होता है हम लोग, है ना, कि आप लोग को याद भी होगा शायद। तो ये लगा देंगे हम लोग। तो ये 2/3 × ये बेस तो इसका ये L है, और ये जो हाइट है ये WL²/8 है, जो हम लोग लिख चुके हैं यहाँ पे। तो ये हम लोग का WL²/8 लगा देंगे। ठीक है, तो इससे देखिए ये इक्वेट कर देंगे दोनों एरिया को, तो ये L से L कैंसिल हो गया, तो हम लोग का MA निकल जाएगा। तो MA निकल के आ गया यहाँ पे। ये 2 से 8 भी कटेगा, तो ये 4 बार में, ये 4 × 3 हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, और ये WL² तो बचा ही हुआ है। तो MA हम लोग का आ गया WL²/12। ठीक है, MA निकल गया। और ये भी पता था हम लोग को सिमेट्री के हिसाब से कि MAMB बराबर होता है, तो MAMB दोनों जो है WL²/12 हो गया। ये हम लोग को याद रखना होगा कि सिंपली सपोर्टेड बीम फिक्स बीम के लिए अगर UDL पूरे में वर्क कर रहा है पूरे लेंथ पे, तो आपका MAMB क्या होगा। इजीली निकल गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है।
ये जो हम लोग का प्रिंसिपल था सुपर इम्पोज का, उससे आया था फर्स्ट प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं, उससे हम लोग का ये फार्मूला जो आ चुका है, ये एक्स बार ये वाला दो, इसको तो लगाना ही नहीं पड़ा, इसी से निकल गया MAMB, क्योंकि सिमेट्रिक केस था। ठीक है, तो MAMB हम लोग का निकल चुका है। अब हम लोग को क्या करना है, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो हम लोग को RA और RB चाहिए होगा। दूसरा कि अगर हम लोग को स्लोप एंड डिफ्लेक्शन भी चाहिए कि इस पॉइंट पे जो है ये डिफ्लेक्ट हुआ होगा ना, ये डिफ्लेक्ट हुआ होगा इस पॉइंट, यहाँ पे तो स्लोप नहीं होता है फिक्स बीम में, तो ये ऐसा रहा होगा। यहाँ पे भी स्लोप नहीं होता है, तो ये ऐसा रहा होगा। और ये यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन बीच में हुआ होगा मैक्सिमम, और स्लोप तो यहाँ पे ज़ीरो ही, यहाँ पे भी ज़ीरो ही होगा, है ना। तो ये हम लोग का बस इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि बीच में डिफ्लेक्शन जो है YC या Y मैक्स ये कितना होगा हम लोग का। तो वो निकालने के लिए हम लोग को स्लोप एंड डिफ्लेक्शन जो करते थे, MX का इक्वेशन बनाते थे, EID² Y/dx², वो बनाएंगे और उससे हम लोग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वही करने का कोशिश किया गया है। तो चूँकि जो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन वाला जो इक्वेशन होता है, MX जो बनाते हैं EID² Y/dx², जो भी इक्वेशन बने के आएगा उसमें RA आ जाता है ना, RA × X। या जैसे मान लो कि यहाँ पे ये X सेक्शन चूज़ किए हो है ना, ये डिस्टेंस आपका X है इस सेक्शन से, तो ये यहाँ पे जो मोमेंट होगा, यहाँ पे जो फाइनल मोमेंट आएगा MX जिसको बोलेंगे हम, MX जो कि EID² Y/dx² होता है, तो वो होगा RA × X, है ना। और ये UDL के वजह से, इतना दूर UDL है X डिस्टेंस तक, तो टोटल UDL के वजह से लोड होगा WX और मोमेंट होगा ×X/2, क्योंकि ये अपने बीचों बीच में वर्क करता है। ठीक है, तो ये हो गया RA × X, और UDL की वजह से लोड होगा WX × X/2, है ना ये। और एक ये मोमेंट भी तो आ गया है फिक्स बीम में, तो ये इसको भी लिख देना होगा। ये चूँकि एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस लिखेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड से अगर देखते हैं ये जितना भी क्लॉकवाइज मोमेंट हो, साढ़े की वजह से क्लॉकवाइज मोमेंट हुआ था, इसको प्लस लिए, है ना। तो ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा, MA जो है एंटी क्लॉकवाइज है, इसको माइनस में लिए हैं। और ये जो UDL था उसके वजह से भी जो मोमेंट होगा ऐसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, उसको भी माइनस में लिया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे MA तो हम लोग का वैल्यू आ चुका है, वो लिख देंगे, लेकिन RA अभी नहीं आया है। तो RA निकालने के लिए यहाँ पे प्रयास किया गया है। ठीक है, कि RA कैसे निकलेगा। तो RA निकालने के लिए, RA RB निकालने के लिए वही सेम प्रोसेस है। किसी एक पॉइंट पे, या तो A पे या B पे, सारे मोमेंट को कैलकुलेट करके लेफ्ट साइड क्लॉकवाइज को वाले मोमेंट को एक तरफ लिखिए, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को एक तरफ लिखिए। तो उसने A पॉइंट पे, इसको रफ कर देते हैं, तो उसने A पॉइंट पे जो है, A पॉइंट पे सारे जो है क्लॉकवाइज मूवमेंट को एक तरफ लिखा और सारे एंटी क्लॉकवाइज को एक तरफ लिखा, है ना। तो ये पहला इस पॉइंट पे RB की वजह से जो मूवमेंट आएगा, यहाँ पे ये RB लग रहा है कोई रिएक्शन, है ना, यहाँ पे RA, तो RB की वजह से जो मूवमेंट आएगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो RB × L जो होगा एंटी क्लॉकवाइज, उसको एक साइड लिख दिया। फिर एंटी क्लॉकवाइज और कौन कौन मूवमेंट होगा वो देखेंगे। MB तो क्लॉकवाइज है, फिर UDL की वजह से जो लोड लग रहा है वो भी क्लॉकवाइज है। बस ये MA जो है ये आपका MA, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो MA को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इक्वल टू होगा टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट। अब क्लॉकवाइज मोमेंट को ढूंढेंगे, तो ये जो MB है ये क्लॉकवाइज मोमेंट है, तो MB यहाँ पे लिख देंगे इक्वल के बाद। फिर जो ये है UDL के वजह से जो A पे जो मोमेंट लग रहा है वो भी क्लॉकवाइज होगा, इस लोड की वजह से A पे मोमेंट क्लॉकवाइज लग रहा है। तो ये इसको UDL की वजह से, चूँकि टोटल लोड W इसका वैल्यू है, L लेंथ में है, तो WL टोटल लोड होगा, मोमेंट जो होगा ×L/2 होगा, क्योंकि ये अपने आप बीचों बीच में वर्क करता हुआ फील किया जाता है ना, तो ×L/2 हो जाएगा। तो टोटल ये मोमेंट हो गया UDL की वजह से। तो सारे एंटी क्लॉकवाइज को एक तरफ, क्लॉकवाइज को एक तरफ कर दिए। तो हमारा अननोन तो सिर्फ MA तो पता ही था हम लोग को, अननोन सिर्फ MB है, RB है। MA भी तो पता ही था, पीछे निकल चुका है, तो RB अननोन था, वो RB हम लोग का निकल जाएगा। RB निकल गया एक बार, तो चूँकि ये सिमेट्रिक केस है तो RA RB दोनों बराबर होगा, है ना। UDL है पूरे लेंथ में, सिमेट्रिक केस है, तो RA RB हम लोग का ये बराबर होगा। ठीक है, तो RA RB हम लोग का बराबर होगा, तो निकल गया दोनों कि RA RB दोनों WL/2 ही होगा। ठीक है, तो RA RB निकल गया। तो इस फार्मूला में हम लोग RA का वैल्यू रख देंगे कि WL/2, तो यहाँ पे हम लोगों ने W/2 रख दिया, है ना। MA का जो वैल्यू है वो भी रख दिया था, इसको x था, x को गुना कर दे, x² हो गया, तो वो लिख दिए हम लोग। तो ये जो मोमेंट का इक्वेशन है EID² Y/dx², ये फाइनली इतना हो गया। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट किया, एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग ये dy/dx के टर्म में आ जाएगा, लेकिन एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, इसको कैसे ख़त्म करेंगे,
तो इस फिक्स बीम के लिए जो इंड कंडीशन होता है कि इनिशियल पॉइंट पे x = 0 पे स्लोप भी 0 होता है और डिफ्लेक्शन भी 0 होता है, मतलब y भी 0 होगा और dy/dx भी 0 होगा, है ना, जानते ही हो ना, क्योंकि इसका ऐसा शेप बनता है ना, यहाँ पे स्लोप भी 0 और यहाँ पे डिफ्लेक्शन भी 0, तो वो पुट कर देंगे, इसलिए 0 पे dy/dx 0 पुट कर दिए, है ना। इस इक्वेशन में dy/dx की जगह पे 0 और x की जगह पे भी सब जगह 0 पुट कर दो, प्लस 0 0 ही हो जाएगा, C1 0। फिर जो है तो dy/dx का इक्वेशन फाइनल निकल गया, क्योंकि C1 का वैल्यू 0 आ गया, तो वो पुट कर दिए। अब फिर इसको एक बार और इंटीग्रेट किया तो ये y के इक्वेशन टर्म में आ गया, है ना, लेकिन एक इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट C2 आ गया। अब इसको जो है C2 को ख़त्म करने के लिए इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया, यही जैसे ये एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन x³/3 था, तो 3 को 4 को गुना कर दिया, 12 लिख दिया, यहाँ पे 4 को गुना कर दिया, 24 लिख दिया, यहाँ पे 12 2 को गुना करके 24 लिख दिया, है ना। तो ये सिंप्लीफाई किया है। अब हमें C2 निकालना है। C2 निकालने के लिए वही कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि ये y वाला इक्वेशन है, तो एट x = 0 डिफ्लेक्शन 0 होता है, y 0 होता है, वो पुट कर देंगे, सारे y की जगह पर 0 पुट कर देंगे, सारे x की जगह पर 0 पुट कर देंगे, तो मतलब C2 भी हम लोग का 0 ही आ जाएगा, है ना। तो ये काम आगे में क्या होगा, यहाँ x की जगह पर 0 y की जगह पर 0 पुट किया तो C2 हम लोग का 0 आ गया, तो y का इक्वेशन भी हम लोग का फाइनल निकल गया। अब हम लोग को dy/dx और y का इक्वेशन पता है, जहाँ पे बोला जाएगा कि x = इतना पे डिफ्लेक्शन बताइए तो वो भी बता देंगे, और x = समथिंग पे अगर स्लोप पूछेगा तो वो भी हम लोग बता देंगे, फार्मूला रेडी है हम लोग का, है ना। तो हम लोग का इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि मिडिल सेक्शन पे कितना डिफ्लेक्शन होता है, मिडिल सेक्शन में स्लोप तो 0 ही है ना, तो बस डिफ्लेक्शन निकालेंगे, बाकी फार्मूला तो है ही है, जहाँ पे पूछा जाएगा निकाल लेंगे। स्टैंडर्ड जगह है x = L/2, वहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है ना, मिडिल पॉइंट के नीचे। तो मिडिल पॉइंट के नीचे वाला पॉइंट जो है डिफ्लेक्शन जो है उसको YC से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि वो C पॉइंट था, है ना। यही मैक्सिमम भी होगा, ये y मैक्स भी होगा, तो y की जगह पे YC रख दिए हैं, और x की जगह पे हर जगह L/2, x की जगह पे यहाँ पे L/2, यहाँ पे भी x की जगह पे L/2। इसको सिंप्लीफाई किए, है ना, एलसीएम वगैरह निकाल के, तो इतना आ गया, YC = WL⁴/384 EI। निगेटिव साइन है, इसका मतलब कि डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है, जो कि सही बात है, दिख भी रहा है कि हम लोग को डिफ्लेक्शन जो है नीचे में होगा, ऊपर थोड़ी होगा, उठेगा, तो ये निगेटिव है, बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब हम सही कैलकुलेट किए हैं। लेकिन ठीक है, तो इतना आ गया, YC = WL⁴/384 EI। लेकिन कोई सिंपली सपोर्टेड बीम होता था, उसमें कोई सिंपली सपोर्टेड बीम होता था, उसमें जो कोई UDL लगा हुआ रहता था, तो उसमें जो YC आता था, यहाँ पे बीच में जो डिफ्लेक्शन होता था YC, वो उसका फार्मूला याद है आप लोगों को, वो होता था 5W/L⁴/384। तो सेम इतना जो अभी यहाँ पे आया है वो ये है, W/4/384 EI, है ना, EI यहाँ पे होता है, इंटू 5 भी होता था, 5W/4/384 EI, ठीक है। तो ये अभी वाला है जो इसके वजह से आया था, तो ये जो है अभी वाला जो आया है ये इतना है, सिंपली सपोर्टेड में इतना होता था, सिंपली सपोर्टेड इसका मतलब कि 5 गुना होता था, है ना, = 5 टाइम इंटू फिक्स बीम की वजह से जो होता है ना। तो सिंपली सपोर्टेड में 5 टाइम डिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है, UDL जब लगता होगा सिंपली सपोर्टेड में, ठीक है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव खूब पूछा जाता है कि सिंपली सपोर्टेड में कोई जब UDL लग रहा हो और जो फिक्स बीम में से UDL लग रहा हो, तो डिफ्लेक्शन ये मतलब सिंपली सपोर्टेड वाला उसका कितना टाइम्स होगा, है ना। तो ये 5 टाइम आपको लेना होगा, बहुत सारा ऑप्शन दिया होगा, तो आपको 5 टाइम बताना होगा। फिर हम लोग देखे थे कि जब UDL ना होकर सेंट्रल पॉइंट आउट होता था, तो सिंपली सपोर्टेड वाले में केस में 4 टाइम ज़्यादा होता था डिफ्लेक्शन, 4 टाइम, है ना। WL3 इसमें आता है 192, WL3/192 EI, और उसमें आता था WL3/48 EI, ठीक है। ये सब आप लोग को याद रखना होगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और इससे ये बात भी हम लोग को समझ में आई कि जो मतलब इसमें डिफ्लेक्शन होता है फिक्स बीम में कितना कम होता है ना, और सिंपली सपोर्टेड में कितना ज़्यादा हो जाता है, ये बात भी हम लोग को समझ में आई। जो हम लोग स्टार्टिंग में ही फिक्स बीम में पढ़े थे कि इसमें डिफ्लेक्शन बहुत कम होता है ना, मोमेंट्स भी काफ़ी मिनिमाइज हो जाते हैं और डिफ्लेक्शन भी बहुत कम होता है, जो हम लोग देख रहे हैं। अब वजह क्या है, वही फिक्सिसिटी, है ना, क्योंकि इंड फिक्स्ड होता है, इंड फिक्स्ड होता है, उसकी वजह से वो निगेटिव मोमेंट लगाता है, MAMB लगा देता है ना। बाकी लोडिंग की वजह से पॉजिटिव मोमेंट आ रहा है और ये नेगेटिव मोमेंट लगा देता है, तो बेंडिंग मोमेंट मिनिमाइज हो जाता है, कम हो जाता है, कैंसिल आउट होता है, इसकी वजह से डिफ्लेक्शन भी कम होता है, इसकी वजह से बेंड भी कम होता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है, दी अबव डिफ्लेक्शन इज़ 1/5 ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम विद सेम लोडिंग, है ना, 1/5 होगा, ये हम लोग को याद रखना होगा। फिक्स बीम वाला 1/5 होगा सिंपली सपोर्टेड।
ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो ये सब तो हो गया, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकल गया, आर ए आर भी निकल गया। तो हम लोग यहाँ पे इसको इरेज करते हैं, है ना। तो हम लोग का जो है एम ए एम बी सब निकल चुका है, आर ए आर भी निकल गया। तो यहाँ पे हम शियर फोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। आर ए आर बी जो आया है वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकल देंगे, वो WL/2 आया है, WL/2 वो वैल्यू रख देंगे। आर बी भी WL/2 आया है, तो वो हम लोग रख देंगे, ठीक है। तो और ये तो बना ही हुआ है, ये WL/2 है। और यहाँ पे ये घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा। अब टोटल घटा कितना, ये टोटल लोड है UDL वाला W/L। तो WL/2 में से WL घटेगा तो कितना बचेगा, -WL/2। तो यहाँ पे -WL/2 आ जाएगा, माइनस आया इसलिए नीचे दिखाया गया है ना। और RB का वैल्यू कितना है, WL/2 ही। तो ये हम लोग इसका मतलब सही बना रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा जो है हम लोग का शियर फोर्स डायग्राम होगा, ये पॉजिटिव और यहाँ पे ये निगेटिव। शियर फोर्स डायग्राम बन गया, MM भी बन गया, है ना। मतलब MM भी निकल चुका है हम लोग का, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी ये हम लोग का बन चुका है। अब देखिए इसमें एक चीज़ पूछा जाता है अक्सर कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जहाँ पे ज़ीरो होता है उसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, जो पहले बता चुके हैं, जो कि ये है ना। यहाँ पे जो है हम लोग का तो यहाँ पे जो हम लोग का ये है, यहाँ पे दिख रहा है कि बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे ज़ीरो हो गया है, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट ज़ीरो हो गया है इन 2 पॉइंट्स पे, है ना। इन 2 पॉइंट्स पे जो है बेंडिंग मोमेंट हम लोग का ज़ीरो हो गया है। इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। तो ये इसका वैल्यू क्या होगा, मतलब यहाँ से इसकी दूरी कितनी होगी और फिर यहाँ से इस पॉइंट की दूरी कितनी होगी, ये हम लोग को पूछा जाता है कि बताइए पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन कितना दूर होगा यहाँ, मतलब बीम में कहाँ कहाँ पे होगा। तो जो mx वाला इक्वेशन आया था, फाइनल मोमेंट वाला जो इक्वेशन था, उसको इक्वल टू 0 कर देंगे और वो x के टर्म में है। तो x का जो वैल्यू आएगा वही बताएगा कि इतने इतने दूर पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन हो रहा है ना, क्योंकि मोमेंट यहाँ पे 0 है। तो मोमेंट टोटल मोमेंट जो है mx इसको टू 0 कर देंगे। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन जहाँ पे निकाला होगा, ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन निकाला हुआ दिख रहा है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। उसके लिए जो मोमेंट वाला इक्वेशन था उसको जो है इक्वल टू 0 कर दिया। EI/dx² था ना, देखो ये जो वैल्यू था मोमेंट का, ये वाला जो इक्वेशन आया था सिंप्लीफाई करके, ये मोमेंट का इक्वेशन है, इक्वल टू इतना आया था, ठीक है। तो इसको जो है इक्वल टू 0 कर देंगे, x के टर्म में है, इक्वल टू 0 कर देंगे। इसको इक्वल टू 0 कर दिए हम लोग, है ना। तो ये x का जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करेंगे तो x का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ये है ना, x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ये। तो इसको जो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें ये ax² + bx + c के फॉर्म में है, इक्वल टू 0 इसके फॉर्म में है। तो हम लोग का x निकाल जाएगा ना, x निकालने का जो फार्मूला होता है रूट निकालने का, -b ± √100b² - 4c/2a, तो वो लगा दिया इसने। तो ये इतना आ गया L/2 प्लस या माइनस L/2 √3, है ना। इससे ध्यान में देखो, इसका मतलब है कि L/2 प्लस माइनस L/2 √3। इसका मतलब कि पहला पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगा L/2 से इतना L/2 √3 मीटर आगे, और दूसरा कोई पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगा L/2 से, मतलब बीच वाले पॉइंट से L/2 √3 डिस्टेंस पीछे, ठीक है ना। यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो होगा एज L/2 रिप्रेजेंट दी सेंटर ऑफ द बीम, हेंस दी 2 पॉइंट ऑफ द कॉन्ट्राफ्लेक्शन एट ए डिस्टेंस ऑफ L/2 √3 फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से L/2 √3 पे अपना ये होगा, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। L/2 √3 सेंटर से पीछे और L/2 √3 सेंटर से आगे, इतना पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। ये कभी कभी पूछता है ना, हो सकता है कि L/2 √3 जो है इसको जैसे 1/2 √3 है, इसको सिंप्लीफाई करके जो पॉइंट वैल्यू आएगा पॉइंट समथिंग, तो उस उतना भी लिखा हो सकता है ऑप्शन में, तो आपको तो वो कैलकुलेटर पे आप करके देख लेंगे उसी वैल्यू को बोल रहा है क्या, है ना। तो इस तरह से हम लोग का जो है ये जो है ये टॉपिक जो है हम लोग का ख़त्म हो गया। इसमें कुछ आप लोग को ये पूछ सकता है, मतलब न्यूमेरिकल्स पूछ सकता है इस पर, फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल। जैसे यहाँ पे पूछा हुआ है ए फिक्स बीम ऑफ लेंथ 5 मीटर, L 5 मीटर है, ये 5 मीटर लिख दिया गया, कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 9 किलोमीटर पर मीटर, मतलब ये W का वैल्यू बताया हुआ है, सब कुछ मीटर और किलो न्यूटन में चल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, इसी में रखना होगा। I जो है वो 4.5 × 5 मीटर स्क्वायर इन मीटर 4 है, तो वो भी लिख दिया गया। E जो है ये दिया हुआ है इतना, वो भी लिख दिए। फाइंड द फिक्स्ड इंड मोमेंट, MAMB पूछ रहा है ना, एंड इंड एट द इंड एंड डिफ्लेक्शन एट द सेंटर, YC पूछा हुआ है। तो बहुत ईजी बात है, MAMB का जो फार्मूला है वो पुट कर दिए, निकल गया। YC का जो फार्मूला है उसमें सारा वैल्यू पुट कर दिए, तो ये आ गया आंसर, है ना।
आंसर, क्योंकि किलोमीटर मीटर में रखे हुए थे, मीटर में आंसर आएगा, उसको में उसने चेंज कर दिया। ठीक है, तो आंसर आ गया ये दोनों। तो इस तरह का आएगा, लेकिन ये बहुत कम मार्क्स का क्वेश्चन होगा डायरेक्टली, है ना। अगर शियर फोर्स बेंडिंग ड्राइंग सब अगर बनाने को बोल दिया तो इसको मार्क्स बढ़ जाएगा, तो उसको तो आपको बनाना होगा। ठीक है, लेकिन यह बोल दिया आपको ऐसे बनाने के लिए कि फार्मूला आपको यूज़ नहीं करना है, ऐसा तो नहीं बोलेगा। बोलेगा कि आपको इसको बनाइए फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, मतलब जो A=A1 पुट करके या x⁻=x डैश पुट करके जो बनाया जाता है वैसे बनाइए। आपको डायरेक्टली फार्मूला नहीं लगाना होगा, ये सब वाला फार्मूला आपको वैसे ही जो काम पीछे किए थे डेरिवेशन में वैसा काम आपको बनाना होगा। कोई बीम है 5 मीटर लंबा है, एल की जगह 5 ले लेना होगा। ये DL है तो एरिया इतना बनेगा, उसका A डैश इतना होगा, है ना, MMB वाला एरिया। तो इन दोनों को इक्वेट करके जो MMB आएगा वही तुरंत ही आ जाता है, तो वो निकल जाएगा ये, है ना। तो MMB निकल जाएगा, फिर YC आप डिराइव करके बनाओगे जो काम पीछे किया गया था वैसे निकालोगे। फिर शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर पूछा होगा तो वो भी बनाना होगा। वो तब जब आपको बोलेगा कि फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल आप डिराइव कीजिए भैया, बनाइए, तो आपको ऐसा करेगा। अगर ये सब नहीं लिखा हुआ है तो आप डायरेक्टली फार्मूला लगाएंगे और बना देंगे। अगर शियर फोर्स डायग्राम भी बनाने को बोला हुआ रहता तो आप वो भी बना देते, है ना। तो ये हो गया, इस तरह से आपका लगभग ये यूनिट ख़त्म हो गया, है ना। ये यूनिट ख़त्म हो गया। आप नेक्स्ट यूनिट की बात होगी, अगर इस पर कुछ बचा हुआ पॉइंट होगा तो फिर आपको उसका वीडियो आ जाएगा। ठीक है।